हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स। मैं इकबाल, आप मेरे साथ वीडियोस में हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके हम लास्ट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। पिछले वीडियोस में हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ और या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और हमने उसके ऊपर बेस इलेक्ट्रिक मोटर को हमने पढ़ा था, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसके यूजेस में हमने जितने भी घूमने वाली मोटर्स हैं लाइक फैन है, समर है, मिक्सर ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, ये जो जिस कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं वो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहलाता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसके अपोजिट एक रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाते हैं। तो ये इंडक्शन क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें इस तरह की हमें देखने को मिलती हैं जिस तरह से हम उनको नाम से हमें समझना होता है। यानी कि हर चीज डिस्क्रिप्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि लाइक जो उसका नाम है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, हम लोगों के जो नाम होते हैं उनमें डिस्क्रिप्शन का मीनिंग अलग होता है और मशीनरीज के केस में डिस्क्रिप्शन जो है वो अलग होता है। एक बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें कि हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस वीडियोस में आपको जो टॉपिक पढ़ने को है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है और इलेक्ट्रिक जनरेटर है। और इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा दो टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में हम बात करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल सा एक एडजस्टमेंट है जिससे कि हमने पहले पढ़ा हुआ था, जिससे कि हमारा सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड में ये हमारा कंडक्टिंग वायर का हमने एक इसका स्पाइरल फॉर्म दिया हुआ है और यहाँ पर हमने सेल की जगह पर गैल्वेनोमीटर का यूज किया है। और गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको बताया गया था पहले की वीडियो में कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। सर्किट में अगर माइनर सा भी करंट होगा तो ये इसको डिटेक्ट करके बताएगा, यानी कि इसकी जो निडल है इस निडल के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा और इसके निडल में डिफ्लेक्शन दो साइड में आता है, यानी कि अगर पॉजिटिव भी बताता है और ये करंट की नेगेटिव डायरेक्शन भी बताता है। तो सिंपल सा एक हमारे पास एक एडजस्टमेंट ये है जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर दोनों कंडक्टर के दोनों एंड्स पर हमने गैल्वेनोमीटर को जोड़ा हुआ है सिंपली। अब इसमें क्या किया हुआ है कि यहाँ से जब हम इसके अंदर एक मैग्नेट को इंसर्ट कराते हैं तो एक्चुअली ये जो रिएक्शन है हमारे सामने कि हम एक सोलेनॉइड के अंदर या एक कंडक्टर के अंदर हम जब एक मैग्नेट को इंसर्ट करा रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, इसका रिजल्ट क्या देखते हैं कि इसके अंदर एक करंट डेवलप हो जाता है। अब इन सारी की सारी चीजों के पीछे जो थ्योरी है, जो इसकी कहानी है, जो इसकी स्टोरी है, वो स्टोरी एक्चुअली ये है कि फैराडे साइंटिस्ट हैं। फैराडे ने क्या किया, क्योंकि इससे पहले के जो एक्सपेरिमेंट हो चुके थे कि सोलेनॉइड के थ्रू हमने देखा हुआ था, पिछले जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है उस टॉपिक में हमने क्या देखा हुआ था कि सिंपल आपके पास एक कॉइल है और कॉइल को आपने किस में चेंज कर दिया, यहाँ पर मैग्नेट में चेंज कर दिया, यानी कि आपने इसको एक करंट प्रोवाइड कराया और जैसे ही करंट इस कंडक्टर के अंदर गया तो वो कंडक्टर क्या कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह से काम कर रहा है, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर और बाहर सब तरफ क्या बन रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यानी कि हमने क्या देखा कि करंट का मैग्नेट से कोई रिलेशन है, ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ते हुए आ रहे हैं। साइंटिस्ट भी इसी चीज को लेके काम कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि करंट का और मैग्नेट का कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है। तो इसको लेके फैराडे ने एक मैग्नेट और एक सोलेनॉइड में इन्होंने सेल की जगह पर गैल्वेनोमीटर का यूज किया कि हो सकता है कि इसके थ्रू मैग्नेट और सोलेनॉइड के थ्रू करंट को जनरेट किया जा सके। तो इसीलिए इन्होंने तमाम एक्सपेरिमेंट किए और कहीं पे भी कोई इनको कामयाबी नहीं मिली। तो जस्ट लाइक जैसे होता है ना, आदमी टेंशन में होता है तो टेंशन में क्या करता है कि कुछ अलग सा कुछ रिएक्शन करता है। तो इसी तरह से इनके पास सिर्फ दो चीजें थी, सोलेनॉइड था और इनके पास मैग्नेट था। तो इन्होंने क्या किया, सिंपली मैग्नेट को जो है इसके अंदर फेंका। जैसे इन्होंने मैग्नेट को इसके अंदर फेंका तो उन्होंने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर की जो निडल है उसके अंदर डिफ्लेक्शन आया और बिल्कुल एकदम बहुत क्यूरियस होकर इन्होंने बार बार रिपीट किए इन प्रैक्टिकल्स को। ऐसा तो नहीं कि इनको लग रहा है शायद धोखे से कुछ इन्हें महसूस हुआ हो, तो बार बार इन्होंने इस प्रैक्टिकल को इन्होंने रिवाइज किया और बार बार इन्होंने देखा सेम रिजल्ट आ रहा है। यानी कि इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है कि एक करंट डेवलप हो रहा है, यानी कि मूवमेंट ऑफ कंडक्टर ऑफ कॉइल विद द मैग्नेट,
मैग्नेट और कॉइल के मूवमेंट से, आपस में इन लोगों के मूवमेंट से क्या हो रहा है कि करंट जनरेट हो रहा है। तो इन्होंने तरह तरह से इन्होंने इस प्रैक्टिकल को रिपीट किया। लाइक फिर क्या किया इन्होंने, नॉर्थ की जगह इन्होंने साउथ को इंसर्ट कराया। जब साउथ को इंसर्ट कराया तो देखा तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट का डायरेक्शन था वो अपोजिट था। फिर क्या किया इन्होंने, इसको मैग्नेट को रोक दिया, कॉइल को उन्होंने चलाया। तो कुल मिला के मूवमेंट ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, तो इस रिएक्शन से क्या देखा गया कि सर्किट के अंदर एक करंट डेवलप हुआ। ठीक है, अब ये जो करंट डेवलप हो रहा है, इस डेवलपमेंट की वजह क्या है, कॉज क्या है इसका, हम इसको यहाँ पे अगर हम इसमें पढ़ना चाहें तो इफ द कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड द फिक्स कंडक्टर, दिस फिनोमेना जनरेट एन ईएमएफ। ये फिनोमेना, ये हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नेट को इसके अंदर इंसर्ट करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, इस फिनोमेना से क्या जनरेट होता है, एक ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हम कह सकते हैं वोल्टेज जनरेट होता है। और हमें मालूम है कि जब वोल्टेज जनरेट होगा तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये हम ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। यानी कि जब वोल्टेज होगा तो उसके थ्रू क्या होगा, एक करंट डेवलप होगा, और ये जो करंट होगा ये हमारा कन्वेंशनल करंट नहीं होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, इंड्यूस करंट कहलाएगा। यानी कि इस तरह से जनरेट हुआ करंट हमारा क्या कहलाएगा, इंड्यूस करंट कहलाएगा। नॉर्मली जो हम लोग करंट देखते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो हमारा कन्वेंशनल करंट कहलाता है। और यहाँ पर इस केस में जो करंट हमारे पास आएगा वो हमारा इंड्यूस्ड करंट कहलाएगा। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर करंट जो डेवलप हुआ वो डेवलप क्यों हुआ। ठीक है, तो सिंपल सा ये है कि यहाँ पर दो केसेस हैं। एक केस, फर्स्ट केस क्या है आपके सामने, कि जब आपका मैग्नेट मूव हो रहा हो, लाइक इस तरह से दिखा देते हैं कि मैग्नेट क्या कर रहा है, मूव हो रहा है कॉइल के अंदर, है ना। लेते हैं जब हम मैग्नेट को इसके अंदर इंसर्ट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हालांकि हमारे लिए विजिबल नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा, पिछला जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे कि मैग्नेट से लगातार क्या होता है कि मैग्नेटिक लाइंस निकल रही होती हैं, और मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ठीक है, इस डायग्राम में हम इसको दिखा रहे हैं। सपोज दैट ये डायग्राम यही है आपका। जब हम इसको मूव कराएंगे तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, है ना। पहले जब फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो इसको इन्होंने इसके साथ में फिक्स किया हुआ था। फिक्स करने से कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि इसको मूव करा रहे हैं। तो मूव कराने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर मूव कराने से क्या हो रहा है कि इस कॉइल पर जो पहुंचने वाले फ्लक्स हैं, लैंग्वेज रहती है कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स, है ना। तो जब ये फ्लक्स इस तक पहुंच रहे होते हैं कि यानी कि जब मैग्नेट दूर होगा तो फ्लक्स कम पहुंचेगा, जैसे जैसे मैग्नेट इसके करीब आएगा तो नंबर ऑफ फ्लक्स इंक्रीज होगा, यानी कि हम कह सकते हैं चेंज इन फ्लक्स कह सकते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। और चेंज इन फ्लक्स होने की वजह से मेन जो कॉज है वो है चेंज इन फ्लक्स, और फ्लक्स का मतलब है मैग्नेटिक लाइंस, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंबल होता है फ्लक्स का फाई। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो मेन जो रीजन है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होता है तब इसके अंदर इसका अपोज होता है। और अपोज कैसे होगा, लाइक अगर हम इसके अंदर जब साउथ ले जा रहे हैं तो साउथ का अपोज कब होगा कि यहां पर एक साउथ आ जाए, है ना। क्योंकि हमें मालूम है कि मैग्नेट के सेम पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं और डिफरेंट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो जब यहां पर साउथ आएगा तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा। समझने के लिए आप अभी इस बात को लेकर चलिए। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम साउथ को इंसर्ट करा रहे हैं, जब इस जगह पर साउथ आएगा तो ऑटोमेटिकली इधर जो जनरेट हो जाएगा वो हमारा नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा कि जब हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं लेकिन हमारा जो कंडक्टर है, जो कॉइल है, वो हमारा फिक्स है। ठीक है, एक केस हमारे पास ये है। दूसरा केस हमारे पास क्या है
कि हम यहाँ पर कुछ इस तरह की कॉइल या मैग्नेट लेकर चलें। लाइक ये अभी हमारे पास, तो ये हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने पिछला जो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ के एतबार से बात करें कि अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह से काम करता है। तो लाइक हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट का केस पहला था। अब ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं। और हमें मालूम है करंट जब हम फ्लो करते हैं तो करंट का जो लेवल होता है, लाइक इस तरह से करंट के अंदर हम क्या देखते हैं, वेरिएशंस देखते हैं। करंट के अंदर एक स्टेशनरी कंडीशन नहीं होती है कि करंट धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, फिर क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई का क्या होता है, अपोज होता है। और इस अपोजिशन की वजह से मेन जो बात है वो है अपोजिशन, और इस अपोजिशन की वजह से क्या होता है, सर्किट के अंदर एक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल इंसर्ट करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपोज करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ आएगा, इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे साउथ आ जाएगा। तो जब हम नॉर्थ को इसके अंदर लेकर जाएंगे तो इससे जो लिंक फ्लक्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे अंदर जाएगा, कॉइल के अंदर जाएगा मैग्नेट, इसके फ्लक्स के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। और जब फ्लक्स के अंदर चेंज आएगा तो सर्किट के अंदर सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि वोल्टेज ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स इलेक्ट्रॉन को जो आगे बढ़ने के लिए, आगे मूव ऑन करने के लिए दिया जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ये टर्म वोल्टेज होता है। और जब वोल्टेज होगा तो हमें मालूम है सर्किट के अंदर क्या आ जाएगा, एक करंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इस बात से हमें ये ध्यान रखना है। इसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, तो लाइक हमने यहाँ पर एक मैग्नेट लिया है, सेकेंडरी हमने कॉइल लिया हुआ है। अगर हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे, लाइक ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो कॉइल आमने सामने होते हैं। एक कॉइल के अंदर हम क्या करते हैं, करंट देते हैं, करंट इनपुट करते हैं हम एक कॉइल के अंदर। ठीक है, ये प्रॉपर जब टॉपिक होगा आपका उस टॉपिक में आप इसको देखेंगे। ये आपने यहाँ करंट इसको दिया और यहाँ पे आप देखते हैं कि म्यूचुअली बिना टच करे हुए एक कॉइल से दूसरी कॉइल के अंदर, ये गैल्वन मीटर के लिए हम एक एरो साइन कर सकते हैं, बीच में कोई इंसुलेशन लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। जब हम इसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे तो ये हमारा फर्स्ट केस क्या बताता है कि जब हम किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो वो मैग्नेट की तरह से काम करना शुरू करता है। जब ये मैग्नेट की तरह से काम करेगा तो इससे क्या होगा, फ्लक्स निकलेंगे और फ्लक्स कहाँ पहुंचेंगे, ये सेकेंडरी कॉइल पे पहुंचेंगे। और जब ये फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल पे पहुंच रहे हैं तब हमारा टॉपिक हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों, ये जब हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन या ट्रांसफार्मर की वर्किंग के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये 10th के सिलेबस में नहीं है, सिंपली थोड़ा सा समझाने के लिए बता दिया जाता है कि वैसे अगर हम देखते हैं कोई भी किसी भी सर्किट में, लाइक हमारे पास कोई सर्किट है, अगर हम यहाँ से इसको ब्रेक कर देते हैं तो करंट जो है आगे मूव नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट हमारा ब्रेक हो गया, या हम इसको ओपन सर्किट कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कहीं भी अगर हमारा वायर ब्रेक कर जाता है तो करंट आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों सर्किट एक दूसरे से म्यूचुअली सेपरेट हैं, उसके बाद भी एक सर्किट से इंडक्शन के थ्रू यानी कि मैग्नेटिक फॉर्म में करंट एक कॉइल से दूसरी कॉइल में पहुंच रहा है, तो ये टर्म हमारे लिए कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। अब हमारे सामने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। इससे पिछले वीडियो में हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा हुआ था और उसके ऊपर हमने जो अपना एक्सपेरिमेंट देखा हुआ था वो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर था। इस पर, इसके ऊपर जो बेस्ड है वो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है। पिछला जो हम टॉपिक अभी पढ़कर आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर मूव करा रहे हैं, यानी कि आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स जब आप अप्लाई करेंगे और कहाँ अप्लाई करेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अप्लाई करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है कि आपको एक करंट मिल रहा है। ठीक है, तो हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताता है कि वो जो आप अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर के ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके अंदर एक मूवमेंट आ रहा है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा एक करंट आएगा। उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताता है। तो इसमें स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ा था, वही सेम हमारा राइट हैंड रूल में कि हमें तीनों फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों।
तो सबसे पहले यहां पर बात आ रही है फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है। एंड द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और थंब किसको बता रहा है, मोशन की डायरेक्शन को बता रहा है। और ये जो फिंगर है मेरे पास, ये जो नीचे हमारी मिडिल फिंगर है, देन द मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ये जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बताएगा। और ये कौन से करंट, इसके अंदर जो करंट आएगा, यानी कि जब हम इस तरह के टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो हमारे सामने इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, इस तरह के टर्म हमारे सामने आएंगे। ठीक है, तो इस बात को समझना है। यहाँ पे फर्स्ट पहले नंबर पे जो बात हो रही है, इफ द फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर फिंगर, पहली फिंगर कौन सी है आपकी, फोर फिंगर है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब आप जनरेटर या कोई इस तरह का, या आप ये सोलेनॉइड और ये एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको किस बात का ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड का ध्यान रखना है। एंड दूसरा है आपका थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो दूसरा ये जो आ रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन का आ रहा है। अब तीसरी फिंगर कौन सी बची आपकी, मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर किसके डायरेक्शन को बताएगी, जाहिर सी बात है करंट के डायरेक्शन को बताएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट में आपको मिलने वाला है, यानी कि आप ये जो पूरा एडजस्टमेंट कर रहे हैं या जो भी कोई काम कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको रिजल्ट में आपको करंट चाहिए। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इलेक्ट्रिक जनरेटर दो तरह के होते हैं, हमारा एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, जो कि पावर हाउस से हमारे होम्स तक आता है, ये करंट स्टोर नहीं हो सकता है। और दूसरा होता है डीसी करंट, वो करंट जिसको हम स्टोर कर लेते हैं, ये सिंगल डायरेक्शन में करंट होता है, यानी कि ये पॉजिटिव ही होगा या आपका नेगेटिव ही करंट होगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया जाएगा, जैसे कि आप करंट के टाइप ऑफ करंट, किस तरह का करंट होता है, कैसे वर्क करता है, डायरेक्शंस क्या होती हैं, और भी बहुत सारी बेसिक बातें होंगी वो उसमें आपको बताई जाएंगी। अब हमारे सामने जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर जो काम करता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के ऊपर काम करता है। जैसा कि हमने अभी पिछला अपना राइट हैंड रूल हमने पढ़ा हुआ था, जिसमें कि हमने अगर अपनी तीनों फिंगर्स को अगर हम स्ट्रेचेस करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो रिजल्ट होता है, आउटपुट जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, करंट का डायरेक्शन। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें करंट का डायरेक्शन बताता है। और किस केस में बताएगा, उसके ऊपर अगर हम यूज करते हैं, यानी कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, या हम किसी कंडक्टर को मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, या किसी उसमें, या हम किसी कंडक्टर को, यहाँ से कट लगेगा, पिछले दोबारा से बोल रहा हूं मैं, जब हम किसी कंडक्टर को किसी मूविंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सर्किट के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट हमें मिलता है, और करंट के डायरेक्शन हम निकालते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो इसके ऊपर हमारे पास है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली दो तरह के जनरेटर्स होते हैं हमारे पास में। एक हमारा जो एसी करंट हमें आउटपुट में प्रोवाइड कराएगा, हमारा वो एसी जनरेटर होगा, और जो डीसी करंट प्रोवाइड कराएगा हमारा डीसी जनरेटर होगा। हमारे सिलेबस में 10th के सिलेबस में जो हमारा एसी जनरेटर है, और उसमें बस थोड़ा सा एक पार्ट में चेंज हो जाता है, और वो पार्ट क्या करता है, हमें चेंज कर देता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को चेंज कर देता है। यानी कि हम एक ही जनरेटर से हम चाहें तो हम एसी करंट भी हम ले सकते हैं, हम डीसी करंट भी ले सकते हैं। हमें रिंग्स के अंदर चेंज करना होगा, यानी कि थोड़ी सी मैकेनिज्म उसकी चेंज हो जाएगी, तो हम उसको डीसी जनरेटर हम उसको बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज द बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि अभी हमने सबसे पहला टॉपिक इस वीडियो में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा हुआ था। इन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या करंट में चेंज कर देता है, और जिसका फायदा हम डोमेस्टिक पर्पस पे या हम कमर्शियल पर्पस पे हम अपना कोई भी यूज कर सकते हैं उस करंट का। लाइक हमारे घरों में अगर पावर कट हो रहा है, पावर नहीं आ रही है, या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम घरों में अपने ऑफिस में हम जनरेटर का यूज करते हैं। और जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी लाइक किसी इंजन से फॉर्म हुई एनर्जी को वो चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अगर हम एसी जनरेटर के बारे में बात करते हैं, तो एसी जनरेटर में जो सबसे पहली चीज है वो है अ रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। एबीसीडी नाम से हमने कॉइल लिया हुआ है। ये हम डायग्राम में इसको जब हम दिखाएंगे कुछ इस तरह से दिखाएंगे। एक हमारे पास एक कॉइल है, एबीसीडी कॉइल है हमारे पास,
जो कि एक एक्सिस पे रोटेट हो रही है, यानी कि ये इस तरह से रोटेट हो सकती है ये कॉइल हमारी, इस तरह से इसको एडजस्ट किया गया है। दूसरा हमारे पास है डिफरेंट पोल ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है और इस कंडक्टर को कहाँ रखा गया है, एक परमानेंट मैग्नेटिक पोल के बीचों बीच में रखा गया, यानी नॉर्थ और साउथ के बीच में रखा हुआ है। फिर हमारे पास है रिंग R1 एंड R2। ये हमारे पास रिंग है, यहाँ पे इसको रिंग R1 एंड R2, ये हमारे पास रिंग्स हैं जो कि इसके साइड से एक से कनेक्शन हो रहा है हमारा R1 के साथ कनेक्शन हो रहा है और दूसरे में कनेक्शन हो रहा है हमारा R2 के साथ में। और R1 कनेक्टेड है वो B1 से कनेक्टेड है और R2 जो कनेक्टेड है वो B2 से कनेक्टेड है। B1 और B2 हमारे कार्बन कंडक्टिंग ब्रशेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। और इस एंड, इसके फ्री एंड से, दोनों फ्री एंड से B1 और B2 के फ्री एंड से जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर, और ये गैल्वेनोमीटर बताएगा कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि अगर माइनर सा भी करंट होगा उसको वो बता देगा। ठीक है, और ये लास्ट हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसके बारे में हमने बता दिया है। अब हम इसकी वर्किंग मैकेनिज्म समझेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। राइट हैंड रूल में हमने देखा हुआ था कि थंब को तो हम यूज करते हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिक मोटर में या लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात करें, थंब को हम यूज करते हैं फोर्स के लिए, और दूसरा हमारे पास जो हमारी इंडेक्स फिंगर है या हमारी फोर फिंगर है वो यूज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। तो लाइक ये एक रोटेटिंग कॉइल है ABCD जो कि एक एक्सिस पर रोटेट होगी, ये एक्सिस है, और सपोज दैट ये अगर इस तरह से रोटेट होती है, मेरे अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मतलब ये है कि जो AB साइड है वो क्या आ रहा है, वो ऊपर की साइड आ रहा है, और ये जो CD साइड है ये कहाँ जा रहा है, ये नीचे की साइड जा रहा है। यानी कि केस फर्स्ट में अगर हम देखते हैं तो AB हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है और CD हमारा जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि डाउनवर्ड जा रहा है। लाइक यहाँ पे कोई अगर हम मान लेते हैं, कोई यहाँ पर हमारा हैंडल लगा हुआ है कि जिस तरह से हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं और हम इसको इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम घुमा रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये हमारा जो हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको जो हम रोटेट करा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं इसमें जो फोर्स लगा रहे हैं। जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो करंट आ रहा है, देखिए हम इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए, जनरेटर की मैकेनिज्म को समझने के लिए हम अपने राइट हैंड को हम अपने बोर्ड पे बने हुए डायग्राम के हिसाब से, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है हाथ स्ट्रेच होने में, हम इस तरह से देखिए करते हैं इसको। ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स का डायरेक्शन कुछ हमारा बाहर की साइड पे है। ये हमारा फोर फिंगर इंडिकेट कर रहा है, किसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं, हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और ये हमारा डायरेक्शन जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये हमारा जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। यानी कि अगर हम देखते हैं इस केस में, तो इसमें जो AB साइड में करंट होगा वो B2A होगा, और सेम इसके अपोजिट होगा, चूंकि CD साइड हमारा नीचे की साइड में जा रहा है, तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा वो D2C हो जाएगा। अगर हम इन्हीं करंट्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो हम क्या देखते हैं, लाइक ये करंट का डायरेक्शन है और ये करंट का डायरेक्शन है, और हम ये देखते हैं ये इस तरह से करंट जा रहा है और ये इस तरह से करंट जा रहा है। अगर हम ब्रशेस में देखें तो यहाँ पर करंट का जो डायरेक्शन है वो B2 से B1 के लिए जा रहा है। यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन जो जा रहा है वो B2 से B1 के लिए जा रहा है। यानी कि अगर हम फर्स्ट हाफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, लाइक यहाँ पे हम एक साइकिल भी बना लेते हैं। अगर हम एक फर्स्ट हाफ साइकिल के बारे में बात करेंगे करंट का, ये सपोज हम मान लेते हैं कि फर्स्ट जो हमारा डायरेक्शन है करंट का वो पॉजिटिव है। ये मूवमेंट इसका स्टार्ट हुआ, ये हमारा पॉइंट 0 पॉइंट है, 0 के बाद दूसरा पॉइंट हमने सपोज 180 ले लिया, और ये हमारा 360, पूरा राउंड जो रोटेशन होगा वो 360 का रोटेशन हो जाएगा। और यहां से ये हमारा रोटेट होकर कुछ इस तरह से आ गया, ये हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल कहलाएगा। फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारा AB ऊपर की तरफ आ रहा है और CD हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, और इस केस में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो B2 से B1 हो जाएगा। सेम अगर आप चाहें तो मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इस केस में मैं आपको
ये इसी डायग्राम के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, जिससे कि आप अगले डायग्राम को आप समझ सकते हैं। यानी कि अगला जो सेकंड हाफ साइकिल है, जो हम नीचे वाले करंट के, नेगेटिव करंट के बारे में बनाएंगे, वो हम इसी डायग्राम में बता देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया है हमने कि जो हमारा ए बी ऊपर हुआ करता था, उस जगह पर हमारा क्या आ गया, सी डी आ गया, और नीचे हमारा ए बी आ गया। और यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन था वो S1 से जो कनेक्शन था हमारा, वो था हमारा ए बी वाली साइड का, क्योंकि ये जो रिंग्स है ये इस आर्मेचर के साथ यानी कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ ही मूव करती हैं। और जो CD था उसका कनेक्शन S2 के साथ में था। सेम बिल्कुल वही है, बस अब यहाँ पर अब देखेंगे करंट की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब चूंकि हमारा जो ये जनरेटर है ये रोटेशन हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि हमने भाई पहले क्लॉकवाइज कर दिया अब हम एंटी क्लॉक करेंगे। अब ये रोटेशन हो गया, रोटेशन हो गया, साइड्स जो है चेंज हो गई हैं। और चेंज होने के केस में अब यहाँ पर हम दोबारा से फ्लेमिंग का वही रूल लगाएंगे। मैं अपने हाथ को फिर पहले की तरह से स्ट्रेच कर लेता हूँ। ये हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। और ये हमारी फोर फिंगर जो डायरेक्शन दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड की दिखा रही है। तो जब हम इसको देखते हैं, यानी कि केस सेकंड के बारे में जब हम देखेंगे, केस सेकंड में जो हमारा CD जो डायरेक्शन होगा, CD होगा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। CD जो जाएगा वो हमारा ऊपर की साइड में आएगा, और AB जो जाएगा हमारा वो डाउनवर्ड जाएगा। अब हम इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा करंट का डायरेक्शन, अगर हम यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखते हैं तो मैं फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये आपका करंट का डायरेक्शन होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस साइड पर CD वाली साइड में करंट का जो डायरेक्शन होगा वो C2D डायरेक्शन में होगा। तो जब C2D डायरेक्शन में होगा और ये साइड हमारी ये नीचे की साइड में प्रेस हो रही है, तो इसमें जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो A to B होगा, यानी कि इस साइड के आप सीधे सीधे अपोजिट मान लीजिए। अगर हम पहले की तरह से इसको एक्सटेंड करें, ये पहले से एक्सटेंड किया हुआ है, पिछले बस यहाँ पे इस लाइन को हम चेंज किया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं करंट हमारा कहाँ से आ रहा है, ये S2, और ये हम देखें करंट हमारा कहाँ जा रहा है, ये इधर जा रहा है। यानी कि अगर हम देखेंगे अब हमारा करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। अब करंट का डायरेक्शन हमारा क्या हो रहा है, हमारा करंट का डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वो B1 से B2 की साइड में चेंज हो रहा है। यानी कि करंट का डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वो B1 से B2 की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। यानी कि अगर ये रोटेशन रेगुलर चलते रहते हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक सेकंड यानी कि सेकंड केस में अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो है रिपीट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक करंट का एक कंप्लीट साइकिल, एक AC करंट का हमें कंप्लीट साइकिल मिला, जिसमें हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव है और सेकंड हाफ साइकिल हमारा जो है वो नेगेटिव करंट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो करंट है हमारा, जिसमें एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलता है, यानी कि इसमें हमें करंट का अल्टरनेशन मिलता है, तो ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, बहुत सिंपल सा वर्किंग है, बहुत कम से कम टर्म में अगर आप समझेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो बात ये ध्यान रखनी है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लॉ जो है या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए सपोर्ट करता है, जबकि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो सपोर्ट करता है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए सपोर्ट करता है। आई थिंक आपको ये सारे वीडियोस पसंद आए होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर और ज्यादा मेहनत करूं और ज्यादा काम करूं, तो मेरे कॉन्फ्रेंस के लिए मैं इसमें और ज्यादा मेहनत करूं, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं इसमें थोड़ा और ज्यादा वर्किंग करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।